हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है साहब पार्थ बैच में, है ना। तो जैसे कि आप सबको पता है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, बल एवं गति के नियम, इसके क्वेश्चंस लगा रहे थे। 19 क्वेश्चन हमने लगाए थे पिछले पार्ट में। आज उनसे आगे वाले क्वेश्चंस लगाएंगे। जो भी बच्चे पाथ बैच के बारे में नहीं जानते हैं वो वीडियो पूरा देखें, बीच में आपको बताया जाएगा कि क्या है पाथ बैच। अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और पाथ बैच उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करूंगा पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, आवेग किसके बराबर होता है। आवेग आपको पता है दोस्तों किसके बराबर होता है, हमने थ्योरी में पढ़ा था। आवेग एम इंटू ए तो क्या होता है साहब, फोर्स होता है। एम इंटू वी, वो आगे आप कुछ नहीं होता, वी माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन होता है। जो बल होता है, बल को कम समय के लिए जब लगाया जाता है तो वो जो चीज होती है बल इनटू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज आवेग कहलाता है ना। आवेग कहलाता है, संवेग का ही थोड़ा बहुत छोटा मोटा भाई है ना आवेग। जब किसी बल की मल्टीप्लाई उसके जितनी देर वो बल लगा है उससे करते हैं तो हमें आवेग मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साहब, आगे चलें। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। तो आपको पता होगा, सेकंड लॉ अगर आपने पढ़ा है तो आप बस किसी वस्तु की जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वही किसके समानुपाती होती है, उसके द्वारा लगाए गए बल के द्वारा, बल है ना, बल। या फिर मैं कहूं कि भाई इसे हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, जो संवेग परिवर्तन की दर है वही क्या होती है, बल होती है। समानुपाती भी होती है, और आगे हम फॉर्मूला निकालते हैं तो वो बल भी आता है, वहीं से फॉर्मूला आता है ना, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है साहब। तो आंसर द्रव्यमान नहीं होगा, वेग नहीं होगा, लागू अप्लाइड नेट फोर्स, हाँ नेट फोर्स ध्यान रखना, नेट है ना, नेट फोर्स के बराबर होती है। तो लागू शुद्ध बल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है साहब, अगला चलें, अगला क्वेश्चन देखो। यदि समान द्रव्यमान की दो गेंदें रेत पर गिराई जाती है तो रेत में प्रवेश करने की गहराई समान होती है यदि, देखो दो समान द्रव्यमान की गेंदें, ठीक है, इसको मिट्टी पे गिराया जाता है ना। तो संवेग सॉरी तो ये हाइट है वो समान है, समान होती है। क्यों, यदि क्या होगा तब, भारी गेंद हल्की गेंद से तेज जाती है, या भारी गेंद की तुलना में हल्की गेंद तेजी से गिराई जाती है ना। देखो क्या हुआ है कि आपको क्या कहा गया है कि दो बॉल हैं, ठीक है, एक बॉल बी1 है, बी2 है। इनको हमने गिराया है, किसी हाइट से भी गिराया होगा। तो कहा गया है कि ये दोनों बॉल है ना समान हाइट तक जाती है, समान हाइट तक अंदर घुसती है। तो इस जैसे केसेस में क्या होता है कि भाई आपने, हैवियर बॉल इज ड्रॉप्ड फास्टर देन द लाइटर बॉल, हल्की भारी गेंद को हल्की गेंद से तेजी से फेंका जाता है या गिराया जाता है, या भारी गेंद को हल्की गेंद की तुलना में तेजी से गिराया जाता है, या एम वी सेम होता है बोथ का। तो जब इस तरह के केस होते हैं तब हम कहते हैं यदि एम संवेग 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 अगर समान होगा तो ऊंचाई गहराई समान होगी। तो एम संवेग क्या होता है, एम इंटू वी, उनका मास और उनका वेलोसिटी, इसका यदि गुणनफल समान है तो वो सेम हाइट तक अंदर जाएंगी। तो एम वी का गुणनफल गेंद के लिए समान है, तभी वो सेम हाइट तक जा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई भारी गेंद है तो तेजी से जाऊंगी, या फिर भारी होंगी तो नहीं जा पाएंगी, हल्की होंगी तो नहीं जा पाएंगी। यदि समान हाइट पे है तो उनका एम इंटू वी समान होगा। ठीक है साहब, संवेग समान होगा, हमने इसकी थ्योरी में चर्चा की है। अगला बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 23 की। इनमें से कौन एक उक्त रेखा यानी वेक्टर क्वांटिटी, उक्त रेखा आप छोड़ दीजिए, आप तो इसको छोड़िए, वेक्टर क्वांटिटी को नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो चीजें या वो भौतिक राशियां हैं जिनको दर्शाने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जैसे मैं कहता हूं बल, बल एक वेक्टर है, क्यों, क्योंकि बल के साथ, इसके परिणाम के साथ आप दिशा भी बताते हो कि भाई उत्तर की तरफ लगा रहा हूं, दक्षिण की तरफ लगा रहा हूं, कहां लगा रहा हूं आखिर बल, है ना। तो बल एक सदिश राशि होती है। वेक्टर क्वांटिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश राशि। आगे चलें। अब देखो, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। बचा क्या, आयतन, आयतन आपकी सदिश राशि नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो है आयतन। ठीक है, विस्थापन सदिश होती है परंतु इसका जो दोस्त है दूरी वो अदिश होता है। अदिश मतलब जो वेक्टर ना हो। वेग और इसका भाई चाल,
चाल अदिश होता है और ये सदिश होता है। ठीक है साहब, बल तो सदिश है, हमने चर्चा कर ली। आगे बात करता हूं, यदि वस्तु की गति एवं संवेग के अनुपात से किस भौतिक राशि का प्रतिनिधित्व किया जाता है? वस्तु की गति यानी v और अपॉन संवेग यानी p। तो क्या होता है, आप पहले रिलेशन निकालें संवेग और गति के बीच में। तो जो संवेग होता है वो होता है m इंटू वी, है ना साहब, हमने फॉर्मूला पढ़ा है थ्योरी में। तो यदि v को इधर लेकर आऊंगा तो p अपॉन वी विल बी क्या होगा, m। तो किस सदिश किस भौतिक राशि को बता रहा है, द्रव्यमान को बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, है ना, और हर चीज को हमने थ्योरी में अच्छे से डिस्कस किया है। तो जो भी बच्चे पार्थ बैच के बारे में जानना चाहते हैं उनको मैं बताता हूं पार्थ बैच के बारे में। ओके गाइज, ये है पार्थ बैच। जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि साहब हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के पेपर फर्स्ट की तैयारी अच्छे से हो, तो पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए है ये आपके लिए। क्या है इस बैच का नाम? बैच का नाम है साहब पार्थ बैच। ठीक है साहब, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए हैं, पेपर फर्स्ट के लिए हैं। और पेपर फर्स्ट में आपको क्या क्या कराया जाएगा, इसमें कराए जाएंगे आपको गणित, गणित मिलेंगे आपको, है ना, साथ साथ में मिलने वाला है सामान्य ज्ञान और साथ में मिलने वाली है रीजनिंग। ठीक है साहब, तो रीजनिंग, इन तीनों के आपको क्या मिलने वाले हैं साहब, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, पिछले सालों का प्रश्न मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सब आपको मिलेंगे, साथ में आपको 10 ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। और ये सब जो मिलने वाला है उसकी फीस भी मैं आपको बता देता हूं, वो है मात्र 50 रुपीज। एक बार ही पे करनी है आपको, एक बार ही पे करनी है, बार बार पे नहीं करनी, मात्र एक बार पे करके आप जुड़ सकते हैं पार्थ बैच में। जुड़ने के लिए आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सअप कीजिएगा 70 148 31 463 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। वहां पे जो पुरानी क्लासेस हो चुकी है उनकी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो आगे की क्लासेस होगी वो आपको डेली के हिसाब से मिलती जाएंगी। तो सब कुछ व्हाट्सएप पे मिलेगा, नोट्स आपको पीडीएफ मिलेंगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, फिर कभी भी देख सकते हो। वीडियो लेक्चर्स आप किसी भी स्पीड पे देख सकते हो, है ना, कितनी बार भी देख सकते हो जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। तो गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान की अगर तैयारी करना चाहते हो तो आज ही पार्थ बैच में जुड़ जाओ। अभी व्हाट्सअप करो 70 148 31 463 पर, और फीस मात्र 50 रुपीज है। इतने में तो कोई बुक भी नहीं आती यार, और इन तीन चीजों की तैयारी बहुत अच्छे से करा दी जाएंगी। ये भी इसी का ही पार्ट है, इसी की जो क्वेश्चंस हैं ये पाथ बैच की है, परंतु मैं चाहता हूँ क्वेश्चन सबके साथ शेयर करने चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। चलते हैं हम, पाथ बैच ज्वाइन करना चाहें तो जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बल का प्रोडक्ट होता है। बल किसका प्रोडक्ट होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना, थ्योरी में हमने कितनी बार ही पढ़ लिया है कि बल क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो किसका गुणनफल है, मास एवं वेलोसिटी का, ना साहब, मास एंड एक्सेलरेशन का, यस साहब, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है साहब, जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है अंदर बैठे यात्री का सर किसके कारण पीछे की ओर झुकता है। जैसे आप ट्रेन अचानक से चलती है तो हमारे ऐसे लगता है ना पीछे की तरफ झटका लग रहा है ना, क्यों होता है? स्थिरता का जड़त्व है वो, या गति का जड़त्व है, या जड़ता प्रवृत्ति है, या फिर द्रव्यमान की स्थिरता है। तो आपको सोचना होगा इसमें आंसर क्या होगा। देखो, ये तो हमें पता है कि ये भाई जड़त्व यानी जड़त्व के नियम के कारण होता है, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कारण होता है। हमने पिछले जो पार्ट था उसमें हमने चर्चा की थी। परंतु ये जड़त्व कौन सा है? आपका जड़त्व देखो, ये आपकी ट्रेन है, ट्रेन में आपकी ये सीट है, ठीक है साहब, सीट पे बैठे हुए हो आप, ठीक है। अब ये आपके पैर हैं, अब ये जो पैर हैं ये सरफेस से लगे हुए हैं। अभी जब गाड़ी नहीं चल रही थी तब आप रुके हुए थे मतलब आप सब पूरा सिस्टम रुका हुआ था, ठीक है। सडनली कार चलने लगी या फिर आपकी जो ये ट्रेन है वो चलने लगी, तो इसकी सरफेस से जो पैर हैं वो तो चलने लगे, इसमें टच हुए हुए हैं। परंतु जो आपका सर है वो शुरुआत में क्या था, रेस्ट में था, रुका हुआ था, स्थिर था, और ये चाहता है मैं रेस्ट में ही रहूं क्योंकि इस पे कोई बल नहीं लग रहा। परंतु जो गाड़ी के आगे जाने के कारण आपके पैर इस को आगे खींच रहे हैं, तो ये जो स्थिरता थी वो स्थिरता का जड़त्व था, जिसके कारण वो रुका हुआ रहना चाहता था, परंतु गाड़ी आगे जा रही है इसलिए आपको एक पीछे का झटका फील होता है। तो ये कौन सा जड़त्व था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो स्थिरता का जड़त्व। गति का जड़त्व का एग्जांपल कैसे हो जाएगा? जैसे चलती हुई ट्रेन अचानक से ब्रेक लगा ले या कार ब्रेक लगा ले तो आप आगे चलते हो,
आपको एक आगे पीछे झटका सा लगता है ना, इसीलिए तो सीट बेल्ट लगाई जाती है। तब उसमें क्या थे, आप गति में थे, आप में गति का जड़त्व था, जिसके कारण वो रुकी, तो अचानक से वो गति के जड़त्व के कारण आप तो आगे ही जाना चाह रहे थे, परंतु गाड़ी रुक गई है, इसलिए आपको एक आगे की तरफ झटका लगता है। ऐसा ही यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 26 का आंसर जो आएगा वो था साहब स्थिरता का जड़त्व, है ना। जड़ता प्रवृत्ति ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है, आंसर तो है, परंतु इसमें ज्यादा जो अच्छा आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साहब, आगे चलें, अगला क्वेश्चन बने, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सड़क पर चलने पर चलने से बर्फ पे चलना मुश्किल होता है। कभी देखा होगा, चले होंगे, कभी भी सरफेस जो अच्छा हो जाता है, आराम से स्मूथ सा हो जाता है, उस पे चलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों होता है ऐसा प्रॉब्लमेटिक, क्या कारण है इसके पीछे? तो कारण ये है, देखते हैं। सड़क से बर्फ कठोर है, बर्फ से सड़क कठोर है, जब हमने अपने पैर से दबाते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, या सड़क की तुलना में बर्फ में कम घर्षण है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर होगा घर्षण, है ना। जहां पे भी घर्षण अच्छा होता है वहां आप आराम से चल पाते हो, और बर्फ में घर्षण कम होता है, जो भी चिकनी चीजें होंगी वहां पे घर्षण कम हो जाएगा, उस पे चलना मुश्किल होता है। आप चल भी किस कारण पाते हो, घर्षण के कारण ही चल पाते हो, अगर घर्षण नहीं होगा तो आप नहीं चल पाएंगे। ठीक है साहब, तो बर्फ के में क्या होता है, घर्षण कम होता है सड़क की तुलना में, इसलिए वहां चलना मुश्किल है। चलें आगे चलें। अब देखो अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने की सही समीकरण क्या है? तो आपको तो एकदम बचपन से पता है कि v इजिकल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। यहां से त्वरण निकालोगे v माइनस यू इजिकल टू ए टी आएगा, a निकालना है, t को डिवाइड में डालो, v माइनस यू अपॉन टी विल बी एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी, 28 का तो आंसर सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ठीक है साहब, तो आई होप समझ में उनको सबको आ रहा होगा, जिन्होंने थ्योरी की क्लासेस देखी है ना, वो इसमें कहीं डाउट नहीं पा रहे होंगे, है ना। कोई भी फिर भी डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आप डालें, मैं सॉल्यूशन करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है साहब, तो जो अगला क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखना इस चीज को यार। स्थिर गति, अब इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, विथ अ कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ होगा, या मोशन भी लिखा हुआ हो सकता है, के साथ वस्तु, हमारे माइंड में होता है यार कोई चीज स्थिर वस्तु है, स्थिर गति है, तो हम गति को क्या सोच लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं वेग, है ना। वेग अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, वेग अगर कांस्टेंट है तो त्वरण उसमें आएगा ही नहीं। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर ही होता है, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण नहीं आएगा। तो स्थिर वस्तु होंगी तो स्थिर वस्तु का मतलब वेग परिवर्तन नहीं होता, ये हम सोच लेते हैं, और त्वरित नहीं होती, ये आंसर लगाए जाते हैं। बहुत ही एग्जाम में ये गलती करते हैं, परंतु आपको ये गलती नहीं करनी है। इसका जो राइट आंसर होगा साहब वो क्या होगा, वो बताता हूं कारण समेत। यहां का है गति, गति को आप स्पीड से देखें, इंग्लिश में मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है, चाल। अगर चाल कांस्टेंट है तो भी त्वरण हो सकता है भाई, क्योंकि त्वरण तब नहीं होता जब वेग कांस्टेंट हो। वेग और चाल में दिशा का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे मान लो एक सर्कल में आपके इस तरह, है ना, कोई वस्तु है जो कि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मतलब यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। परंतु इस केस में गति तो स्थिर है, परंतु इसका वेग है वो चेंज हो रहा है। वेग किससे चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी दिशा चेंज हो रही है हर वक्त, और जब दिशा चेंज होता है तो वेग परिवर्तन होता है, और वेग परिवर्तन के साथ आता है त्वरण। तो जरूरी नहीं है कि त्वरण होगा ही नहीं हमेशा, और ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा त्वरित होंगी, माइट भी त्वरित हो सकती है, जो कि एक सर्कुलर वाले केस में होता है, जो कि सैटेलाइट और ये आपके जो घूम रहे हैं वो उस केस में होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है सर, थ्योरी में पढ़ा था, परंतु अब ध्यान से देखना कि भाई साहब वेग अगर कांस्टेंट है ना तो डेफिनेटली जीरो होगा तुरंत, परंतु गति यानी स्पीड यानी चाल अगर कांस्टेंट है तो चांसेस है कि वो त्वरित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आंसर जो सही लगता है इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी, माइट बी, त्वरित भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 का आप ध्यान में रखना। ठीक है साहब, आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते हैं। चलो इसमें कट हो गया क्या, कोई बात नहीं। एक वस्तु दूरी तय करती है जो उस समय के वर्ग के सीधे समानुपातिक होता है, तो इसका त्वरण होगा। चलो मैं ऑप्शन यही दे देता हूं, एक वस्तु है जो दूरी तय करती है और जो उस समय के यानी जो दूरी है यानी s मान लिया या d मान लो,
वो उस समय के वर्ग के यानी टी स्क्वायर के सीधे समानुपाती है, यानी समानुपाती है। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो देखो, आपको इतना डिटेल में इतना नहीं पता होगा, इतना जो साइंस से आंसर दे रहे होंगे वो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उसको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। परंतु आप कैसे सोच सकते हो? आप तो देखिए, दूरी और समय के बीच में आपको कोई संबंध पता है? हाँ साहब, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे देखो दूरी भी आ रहा है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है और टी भी आ रहा है। तो इस केस में देखो, जो दूरी है वो टी के स्क्वायर के समानुपाती है ना सर? जो दूरी है वो टी स्क्वायर के समानुपाती है। तो इस केस में जो ए होता है, ये हम समीकरण तब लगाते हैं जब ए क्या हो? कांस्टेंट हो। ए कांस्टेंट हो मतलब ए क्या हो? स्थिर हो, है ना? स्थिर हो, इसका मान ना बदले। तो ए का जब एस टी स्क्वायर के समानुपाती होता है तो त्वरण क्या होता है? ना बढ़ता है ना घटता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का। हम अगले पेज में देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट आंसर क्या कह दोगे? ए विल बी कांस्टेंट। ऑप्शन मैं आपको आगे भी बताता हूं। तो ये देखो, आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा, आप बड़े आराम से बता देंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये लो साहब, ऑप्शन डी द आंसर, कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है। ठीक है। मंथन द्वारा क्रीम, दूध से क्रीम का पृथक्करण करना किसके कारण होता है? अब देखो, ये तो बच्चों को पता होना चाहिए। जो भी मैं बात कर रहा था ना सेंट्रीफ्यूगल त्वरण के बारे में, है ना? तो वो अपकेंद्रीय और केंद्राभिमुख, है ना, दो तरह के क्या होते हैं? त्वरण होते हैं, या फिर बल भी होते हैं, जिनकी चर्चा हमने थ्योरी में की है। देखो, मंथन द्वारा ध्यान रखना, जो क्रीम निकालने वाला जो प्रोसेस होता है, जो मंथन द्वारा दूध से जो क्रीम निकाला जाता है, उसमें जो बल लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल लगता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक है साहब, ध्यान रखना, क्रीम वाली मशीनें इसी पे काम करती है। एक पहिए में बॉल बीरिंग का क्या काम है? बताओ भाई साहब, बॉल बीरिंग क्या होती है? छोटी छोटी गोलियां लगी नहीं होती क्या बॉल बीरिंग जैसे, है ना? एक पहिए में तो वो बीच में जो हैंडल है उसके जहां पे टिका हुआ है उसके पास पास छोटी छोटी गोलियां लगी होती है। तो ये क्या करता है बेसिकली? ये जो आपके हैं वो घर्षण से रिलेटेड है। घर्षण से रिलेटेड कैसे है साहब? आपको पता है? चलो पहले ऑप्शन देखो। घर्षण बढ़ाने के लिए नहीं ना, घर्षण तो कैसे बढ़ाएगा? काइनेटिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है सब, या स्थैतिक घर्षण को काइनेटिक घर्षण में परिवर्तित करने के लिए, या केवल सुविधा के लिए? तो केवल सुविधा के लिए तो वैसे भी नहीं है, घर्षण बढ़ाने से हमें नुकसान ही होगा। तो ये क्या करता है? जो काइनेटिक घर्षण होता है उसको रोलिंग घर्षण में बदल देता है। रोलिंग घर्षण को क्यों? जैसे या तो ये सीधा घूमता, मान लो ऐसे सीधा सीधा घूमता रहता, परंतु अब छोटी छोटी बोल्स होगी ना, तो ये बोल्स आपस में घूमने लग जाती है। देखो, ये डिटेल में है, आपके फर्स्ट गियर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लेवल धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े उस लेवल के क्वेश्चंस भी डाल रहा हूं। हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था, जो रोलिंग घर्षण होता है वो कम होता है काइनेटिक घर्षण से, है ना? है ना? जो भी घर्षण होते हैं सब में कम कौन सा होता है? ये रोलिंग वाला ही होता है। इसीलिए तो हमने देखे है ना, जहां पे भी बॉल बीरिंग बहुत जगह लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो काइनेटिक घर्षण जो होता है उसको रोलिंग घर्षण में बदल देता है ना, घूर्णन वाले घर्षण में बदल देता है, जो कि कम होता है, जिससे कि अल्टीमेटली घर्षण कम लगता है। इसीलिए हम बॉल बीरिंग का यूज करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ठीक है। एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री किसकी वजह से आगे की ओर गिरता है? अभी हमने चर्चा की थी, गति के जड़त्व के कारण गिरता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है साहब, अभी हमने चर्चा कर ली है इसकी। घर्षण का कोण और विश्राम कोण, ध्यान रखना यार, ये इतना आपके डिटेल में ना आए, ध्यान रखना, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल रहा हूं। कोण और विश्राम कोण क्या होते हैं? कोण और विश्राम कोण उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखना, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कह रहा हूं? बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है साहब, घर्षण कोण होता है फ्रिक्शनल एंगल, एंड ये विश्राम एंगल रेस्ट एंगल होता है। ठीक है, तो जिस एंगल पे होती है बातें वो सारी चीजें होती है, इतना डिटेल में आपके नहीं पूछेगा। फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि घर्षण कोण और विश्राम कोण आपस में क्या होते हैं? सब बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है वो, पर थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, आपको माइंड में रखना है, दोनों बराबर होते हैं। चलें आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखो भाई साहब, एक कोई किलो की गेंद है, ठीक है, 0.01 किलो की गेंद है, ग्राम में भी दे सकता था, की गति 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उसका संवेग कितना होगा? तो हमें पता है संवेग क्या होता है? m इंटू वी होता है ना, v होता है। द्रव्यमान हमें दिया हुआ है ऑलरेडी केजी में, तो 0.01, नहीं होता तो हम केजी में बदलते,
गति हमें मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में रह देते, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में देता तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ती। तो इसको गुणा करोगे तो 0.05 ये आ जाएगा, परंतु इसकी यूनिट देखो मीटर यानी केजी यानी सॉरी मास इन केजी मीटर पर सेकेंड, और आपको ए की ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले चले, सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे ना। 15 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पे गतिमान है, ठीक है साहब, मैंने आपको ये फिक्शन वाले जब पढ़ाया था थ्योरी में तब अच्छे से बताया था इस तरह के, है ना, का एक बल एक वस्तु को गतिमान करता है। जो भाई एक कोई वस्तु है उस पर जब हम 50 न्यूटन का बल लगाते हैं ना, तब वो क्या होती है, वस्तु गतिमान होती है, ठीक है साहब। तो आपको बताना है कि वस्तु पर घर्षण बल 15 न्यूटन 50 न्यूटन से कम हो तब गतिमान होगी, या वस्तु पर घर्षण बल 50 न्यूटन से अधिक हो तब ये केस होगा यानी गतिमान होगी, या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों होगा। तो 36 का आंसर मैंने आपको बताया था, कोई चीज गतिमान तब होती है जब उस पे लगाया गया बल उसके द्वारा आरोपित जो उसका घर्षण बल होता है उससे ज्यादा होती है। तभी देख रहे हो ना कि भाई किसी चीज को खिसका लेते हो, किसी को नहीं खिसका पाते हो, क्यों, क्योंकि उसका घर्षण बल ज्यादा है। तो घर्षण बल से अधिक बल लगाओगे तभी वो वस्तु चलेंगी। तो इसमें 50 न्यूटन पे वस्तु चल रही है तो मतलब पक्का और पक्का वस्तु पर घर्षण बल है वो 50 न्यूटन से तो कम ही है, तभी वो चल पा रही है। यदि 50 न्यूटन से ज्यादा होता तो वो नहीं चल पाती। तो आई होप समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 36 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 37 चले, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइकिल चलाते समय जब पैडलिंग करना बंद कर दे तो गति साइकिल धीरे होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अरे बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण तो कोई चीजें नीचे आती है यार, है ना, ये त्वरित नहीं होती है, इस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता है, इस पर घर्षण बल कार्य करता है। तो किसके कारण वो धीरे होने लग जाती है, घर्षण के कारण ही चल धीरे होने लग जाती है, क्योंकि इस पर एक घर्षण बल लग रहा है तो वो घर्षण बल उसको क्या रोकने का। घर्षण का मतलब ही क्या है, गति का विरोध करना, है ना, घर्षण बल बोले तो गति का विरोध करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सा दूध से क्रीम निकालना और एक ये बहुत बार पूछा जाता है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ध्यान रखना, ये सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करती है। केंद्र प्रसारण हिंदी में ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगेशन इंग्लिश में ज्यादा बढ़िया रहता है। सेंट्रीफ्यूगेशन पे चीजें घूमती रहती है ना, आपने देखा ना अंदर एक मोटर घूमता है तो एक बल तरह का कार्य होता है। जब भी चीजें घूमती है तो एक सेंटर की तरफ बल लगता है और एक वस्तु पर बाहर की तरफ बल लगता है। इसी चीज से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन है। कपड़े धोने की मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करती है और वो भी ध्यान रखना दूध वाली क्रीम वाली मशीन भी, ठीक है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पेपर में ही देंगे और हम डिस्कस करेंगे जब बहुत सारे चैप्टर एक साथ कर लेंगे, ठीक है। एक आदमी एक स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से कूदता है। ये कोई नाव है भाई साहब, इससे ना ये कोई आदमी है जो कि आगे की तरफ किससे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है साहब। नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड से गति से चलती है और अच्छा ये जब आगे कूदता है तो नाव 101% पीछे की तरफ चलेगा तो कितने 0.5 मीटर पर सेकंड से चलती है। तो आदमी की तुलना में नाव का द्रव्यमान कितना गुना होगा। तो आदमी का द्रव्यमान और नाव का द्रव्यमान, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन, एक तो हमने देखो गोली वाले क्वेश्चन जो पिछले पार्ट में कर लिए, जिन्होंने नहीं देखे वो सबके लिए देख सकते हो आप। अभी तक हमने आज 20 से स्टार्ट किए थे, 19 क्वेश्चन हमने पहले किए थे, उसमें हमने एक बुलेट वाला क्वेश्चन भी किया था जो कि अभी जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। एक उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, आपका संवेग है वो सुरक्षित रहेगा क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, इस सिस्टम में बाहर से कोई बल नहीं लग रहा। बाहर से मतलब ना तो कोई बाहर से आके नाव को दे रहा है, आपने एक बल लगाया, आप आगे की तरफ गए, ये आपने क्रिया की, प्रतिक्रिया के कारण क्या हुआ, नाव पीछे की तरफ चली, तो संवेग सुरक्षित होगा। संवेग सुरक्षित कैसे होगा, वो ऐसे होगा जब शुरुआत में दोनों रुके हुए थे तो संवेग कितना था, m मैं मैन मान लेता हूं और m बोट मान रहा हूं, ठीक है। तो शुरुआत में दोनों की वेलोसिटी क्या थी, दोनों रुके हुए थे तो 0 थे, तो दोनों का संवेग टोटल मिलके कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है साहब। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में ये इधर जा रहा है यानी मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है। तो संवेग कितना है, मास मान लेता हूं, आदमी का m है, m है और इसकी वेलोसिटी क्या है, 5 है, यही तो है। संवेग क्या होता है, एम वी तो होता है भाई मेरे, ठीक है। एक तो संवेग ये है जो कि इस साइड है तो पॉजिटिव मान लिया,
और उधर है यानी दूसरी तरफ इधर जा रहा है, तो ये संवेग होगा नेगेटिव, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। कितना होगा? मास ऑफ बोट इनटू 0.5। ये सुनो 0.5 क्यों साहब? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इतनी है। ये हो गया फाइनल। और इनिशियल कितना था? 0 था। दोनों होंगे आपस में बराबर। इसको इधर लेके आऊंगा तो एम एम इंटू 5 बराबर एम बी इंटू 0.5। 0.5 को निताया बटे में आया 10, 5 से 5 कट गया। हमसे पूछा है एम एम आदमी की तुलना में नाव का द्रव्यमान। तो नाव का द्रव्यमान कितना होगा? ये 10 भाग में इधर गुना हो जाएगा, तो मास ऑफ बोट कितना आ जाएगा? कट तो नहीं रहा कुछ, नहीं सो हो इधर नहीं कट पाएगा ना, देख नहीं पाऊंगे। चलो इधर लिख रहा हूं मास ऑफ बोट कितना होगा? मास ऑफ बोट है वो हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मैन। तो आदमी की तुलना में नाव का द्रव्यमान कितना है? वो 10 गुना है। बोट का द्रव्यमान आदमी की तुलना में 10 गुना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा नया करा दिया, क्योंकि बुलेट वाला तो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया, तो ये कुछ नया हो गया, तो आपको आ जाए अलग सा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन जरूरी है भाई साहब। तो ठीक है साहब, तो ये थे, हमने यहाँ पे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन फिनिश किया है। फिर बता रहा हूं, जो भी जुड़ना चाहे पार्थ बैच में जुड़ जाइए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की वैकेंसी जरूर आएंगी, बहुत जल्द आएंगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस कभी भी जुड़ सकते हैं आप। इनके वीडियो लेक्चर्स, नोट सब कुछ तैयार करवा दूंगा मैं आपको। फीस मात्र 50 रुपीज है। कि जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है साहब 70 148 31 463 पर। ठीक है साहब, तो जुड़िएगा अभी, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और आपका सिलेक्शन का सुनिश्चित बनाइए। ठीक है साहब, तो लेता हूं आपसे अलविदा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में, मिलते हैं पाथ बैच में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।